रात के 2 बज रहे हों, थीसिस की डेडलाइन बस आने ही वाली हो, और फिर वो रेफरेंस सारे संदर्भों को सही फॉर्मेट में जमाना। मुझे लगता है ये मंजर बहुत सारे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स ने झेला होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम सिरदर्द है, सही कहा आपने। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे रडार पर हैं 3 सबसे जाने माने रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, ज़ोटेरो, मेंडली और एंडनोट। आज हम इन पर गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से मिली है उसे खंगालेंगे जी ताकि हमारे श्रोता ये समझ सकें कि उनकी अपनी रिसर्च की ज़रूरतों के लिए कौन सा टूल सबसे फिट बैठता है। मतलब इस जानकारी के ढेर से काम की चीज़ें निकालना है। बिल्कुल। हम देखेंगे इनके खास फीचर्स क्या हैं, कितना खर्चा आता है, इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल है, और हाँ, आजकल जो बहुत ज़रूरी है, कोलैबोरेशन यानी टीम के साथ काम करने में ये कितने मददगार हैं। जी हाँ तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात साफ करना ज़रूरी है, जो आपने भी इशारा किया। देखिए, कोई एक बेस्ट टूल जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप काम कैसे करते हैं, आपका रिसर्च एरिया क्या है ना? आज हम बस अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आपके सामने रखेंगे। सही। तो सबसे पहला सवाल जो शायद किसी नौसिखिए के मन में आएगा, वो ये कि ज़ोटेरो, मेंडले और एंडनोट, इनमें मोटा-मोटा फ़र्क क्या है? क्या चीज़ इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है? अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, ज़ोटेरो, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये कि इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुफ्त है, और इसका जो कोड है वो पब्लिक है। एक कम्युनिटी है जो इसे लगातार बेहतर बनाने में लगी रहती है। और इसकी खास ताकत है वेब इंटीग्रेशन। मतलब वेबसाइट, ब्लॉग, न्यूज़ आर्टिकल से एक क्लिक में रेफरेंस बनाना, वो इसमें बहुत आसान है। इसका ब्राउज़र कनेक्टर कमाल का है। अच्छा, ये तो काफ़ी हैंडी लगता है। जी। फिर आता है मेंडली। मेंडली का फोकस ज़्यादातर कोलैबोरेशन पर रहा है। टीम वर्क, हाँ। हाँ, टीम वर्क पर। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी मददगार हो सकता है। और साथ ही पीडीएफ फाइल्स को मैनेज करना, उन पर नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, जिसे एनोटेशन कहते हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक पेज है, या कह लें कि एक जानकारी है जो स्रोतों में आती है कि मेंडली का मालिक एल्सेवियर है। एल्सेवियर, अच्छा, वो बड़े पब्लिशर। जी हाँ, एकेडमिक पब्लिशिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम। तो कुछ यूजर्स के लिए ये एक सोचना वाली बात होती है, शायद डेटा को लेकर या भविष्य की पॉलिसीज को लेकर। समझे। और तीसरा एंडनोट। और फिर है एंड नोट। ये समझिए कि फीचर्स के मामले में सबसे हैवी वेट है। हैवी वेट? हाँ, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। साइटेशन स्टाइल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलने के लिए बहुत बारीक कंट्रोल मिलते हैं। ये महंगा सॉफ्टवेयर है लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये दशकों से एकेडमिक दुनिया में है। अच्छा। तो कई यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स को इसका लाइसेंस मुफ्त या बहुत कम कीमत पर देते हैं। और हाँ, अगर आपके पास हज़ारों रेफरेंस हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। जी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, तो उसको संभालने में ये काफ़ी मजबूत माना जाता है। आपने कीमत की बात छेड़ी, और ये वाकई में एक बड़ा फैक्टर है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए या जो अभी रिसर्च में नए हैं। हाँ, तो जरा खोलकर बताइए, इन तीनों के साथ जेब पर कितना बोझ पड़ता है? बिल्कुल, बजट तो देखना ही पड़ता है। देखिए, ज़ोटेरो यहाँ सबसे आगे है। क्योंकि वो फ्री है। हाँ, उसका जो मेन सॉफ्टवेयर है और जो उसके कोर फंक्शंस हैं, वो पूरी तरह से मुफ्त हैं। आपको पैसे सिर्फ तब देने पड़ते हैं जब आपको क्लाउड स्टोरेज ज़्यादा चाहिए हो। मतलब ऑनलाइन स्पेस के लिए। जी, अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो जाती है और आपको फाइल्स ऑनलाइन सिंक करनी है, तब। वरना आप आराम से बिना खर्च के चला सकते हैं। ठीक है। और मेंडली? मेंडली का मॉडल थोड़ा अलग है। उसे फ्रीमियम कहते हैं। फ्रीमियम? हाँ, मतलब एक फ्री वर्जन है, लेकिन उसमें आप कितनी फाइल्स ऑनलाइन रख सकते हैं या कितने प्राइवेट ग्रुप बना सकते हैं, उसकी लिमिट है। ज़्यादा चाहिए तो पैसे दो। हाँ, तो फिर उनके पेड प्लान्स लेने पड़ते हैं। और एंडनोट? आपने कहा वो महंगा है। एंड नोट, हाँ, अगर आपको खुद खरीदना पड़े तो वो सबसे महंगा है। वन टाइम पेमेंट होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाला फैक्टर? बिल्कुल, वही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको एंड नोट का लाइसेंस मुफ्त दे रही है, तो फिर ये सबसे सस्ता पड़ सकता है। हाँ, तब तो पूरी कहानी ही बदल गई। जी, तो किसी को भी चुनने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उनकी संस्था क्या ऑफर कर रही है। बिल्कुल सही सलाह। चलिए, कीमत की बात हो गई, अब आते हैं इस्तेमाल के अनुभव पर, मतलब यूजर एक्सपीरियंस। अगर कोई बिल्कुल नया है इस फील्ड में, तो किसके साथ शुरुआत करना सबसे आसान है? और दूसरी तरफ कोई पावर यूजर है जिसे बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शंस चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर है? यहीं पर मामला दिलचस्प होता है। देखिए, आसानी की बात करें तो ज़्यादातर लोग और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि ज़ोटेरो का इंटरफेस सबसे सीधा साधा है। अच्छा। उसे सीखना सबसे कम मुश्किल है,
खासकर अगर आपका काम वेब से जानकारी जुटाना है तो उसका ब्राउजर एक्सटेंशन वाकई बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ क्लिक्स और रेफरेंस आपकी लाइब्रेरी में। मैंने सुना है कि एंड नोट का इंटरफेस कुछ लोगों को थोड़ा पुराना या कहें कि जटिल लगता है। क्या ये बात सही है ज़ोटेरो के मुकाबले? हाँ, ये फीडबैक अक्सर आता है क्योंकि एंड नोट में फीचर्स बहुत हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत हैं, तो उसका इंटरफेस शुरू में थोड़ा भारी लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसे पूरी तरह से समझने और इस्तेमाल करने में ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो वो पावर यूजर्स के लिए ज्यादा है, कह सकते हैं, या उनके लिए जिन्हें उन खास एडवांस फीचर्स की सच में जरूरत है और वो सीखने को तैयार हैं। और मेंडले कहाँ फिट होता है इस मामले में? मेंडली कहीं बीच में है। उसके इंटरफेस काफी मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली माना जाता है। ज़ोटेरो से शायद थोड़ा ज्यादा आकर्षक भी लगे कुछ लोगों को। और जैसा हमने कहा, जिन्हें अपनी पीडीएफ लाइब्रेरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, उन पर नोट्स बनाने हैं, उनके लिए मेंडली अक्सर अच्छा लगता है क्योंकि उसका पीडीएफ रीडर और एनोटेशन टूल काफी इंटीग्रेटेड है। दिलचस्प है ये। अब आते हैं रेफरेंस इंपोर्ट करने पे, मतलब अलग अलग जगह से जानकारी अपनी लाइब्रेरी में लाना, जैसे कोई डाउनलोडेड पीडीएफ है उससे डिटेल्स निकालना, या किसी वेबसाइट या डेटाबेस से सीधे रेफरेंस लेना। इसमें ये तीनों कैसे हैं? क्या कोई किसी खास तरीके में बेहतर है? यहाँ भी सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे हमने कहा, ज़ोटेरो वेब कैप्चरिंग में किंग है। हाँ, वो ब्राउजर वाली बात। जी, ब्लॉग पोस्ट हो, न्यूज़ आर्टिकल हो या ऑनलाइन जर्नल पेज, वहां से जानकारी खींचने में वो बहुत तेज और अक्सर सटीक होता है। और पीडीएफ से इंपोर्ट करना, मेंडली के बारे में आपने कहा था। हाँ, मेंडेली पीडीएफ मैनेजमेंट में शाइन करता है। आप सीधे पीडीएफ फाइल्स ड्रैग करके उसमें डाल सकते हैं और वो कोशिश करता है कि फाइल के अंदर से ही लेखक, टाइटल, जर्नल वगैरह की जानकारी, जिसे मेटाडेटा कहते हैं, मेटाडेटा, हाँ, वो खुद ही निकाल ले। हालांकि ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन कितना भरोसेमंद है? क्या मैनुअल काम करना ही पड़ता है आखिर में? ये मिला-जुला एक्सपीरियंस रहता है। कभी-कभी तो बिल्कुल सही जानकारी निकाल लेता है, खासकर अगर पीडीएफ अच्छी क्वालिटी की है, उसमें मेटाडेटा ठीक से डाला हुआ है। लेकिन कई बार पुरानी स्कैन की हुई फाइल्स या खराब फॉर्मेट वाली पीडीएफ्स के साथ काफी कुछ हाथ से ठीक करना पड़ सकता है। ये तीनों के साथ होता है? हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तीनों के साथ आ सकती है, पर शायद मेंडली का फोकस पीडीएफ पर होने से लोग उससे उम्मीद ज्यादा रखते हैं। एंडनोट भी पीडीएफ इंपोर्ट करता है और कुछ सोर्सेज का मानना है कि वो कभी-कभी फुल टेक्स्ट पीडीएफ ढूंढकर लाइब्रेरी में अटैच करने में थोड़ा बेहतर है, पर यह भी गारंटी नहीं है। और वर्ड प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स में साइटेशंस डालना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ अच्छे से काम करते हैं। आप लिखते लिखते आसानी से साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं और बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। ज़ोटेरो और एंडनोट का गूगल डॉक्स और लेटेक के साथ भी अच्छे इंटीग्रेशन है। लेटेक साइंस और मैथ्स में काफी चलता है। और मेंडली का गूगल डॉक्स के साथ? मेंडली का गूगल डॉक्स सपोर्ट उतना मजबूत नहीं रहा है जितना बाकी दोनों का। ये एक पॉइंट हो सकता है कुछ यूजर्स के लिए। सही कहा। अब आते हैं कोलैबोरेशन पर। आजकल रिसर्च अकेले तो होता नहीं, टीम वर्क आम बात है। तो अगर किसी को अपने कोऑथर्स के साथ मिलकर पेपर लिखना है, रेफरेंस शेयर करने हैं, तो कौन सा टूल बेस्ट है? और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब टीम में लोग अलग-अलग मैनेजर यूज कर रहे हों। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम सवाल है। खराब कोलैबोरेशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ट्रेडिशनली कोलैबोरेशन के लिए मेंडले को सबसे स्ट्रांग माना जाता रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेट ग्रुप्स बनाना, उनमें पीडीएफ फाइलें शेयर करना और फिर टीम मेंबर्स का उन फाइल्स पर मिलकर एनोटेट करना, ये सब काफी स्मूथ है। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा बना है कि टीम वर्क आसान लगे। ठीक है। और बाकी दो, एंडनोट और ज़ोटेरो? एंडनोट भी कोलैबोरेशन सपोर्ट करता है। आप अपनी पूरी लाइब्रेरी कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। संख्या वर्जन पर डिपेंड करती है, पुराने में 14 थी, नए में शायद 1000 तक है। पूरी लाइब्रेरी? जी। ये तब ज्यादा कारगर है जब पूरी टीम ही एंडनोट यूज कर रही हो। और ज़ोटेरो? ज़ोटेरो का अप्रोच थोड़ा अलग है। आप उसमें अनलिमिटेड ग्रुप बना सकते हैं और उनमें जितने चाहें कोलैबोरेटर जोड़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड? ये तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन एक कैच है। ग्रुप में पीडीएफ जैसी अटैचमेंट फाइल स्टोर करने के लिए जो फ्री स्टोरेज मिलती है वो लिमिटेड है। अगर ज्यादा फाइल शेयर करनी है तो स्टोरेज खरीदनी पड़ सकती है। पर ज़ोटेरो का एक बड़ा प्लस पॉइंट है उसका ओपन सोर्स होना और उसकी एक्टिव कम्युनिटी। लोग अक्सर मदद के लिए तैयार रहते हैं, नए नए प्लगइन्स बनते रहते हैं। अच्छा, और यहीं पर शायद वो एल्सेवियर वाली बात फिर से आती है। हाँ बिल्कुल, जैसा स्रोतों में भी मेंशन्ड है। कुछ रिसर्चर्स इस बात को लेकर सोचते हैं कि क्या वो एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के टूल जैसे मेंडेली पर निर्भर रहना चाहते हैं या फिर ज़ोटेरो जैसे ओपन सोर्स ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। चिंताएं क्या होती हैं? चिंताएं हो सकती हैं भविष्य में कॉस्ट बढ़ने की, पॉलिसी बदलने की या अपने डेटा पर कंट्रोल की। दूसरी तरफ कुछ लोग कॉर्पोरेट बैकिंग को स्टेबिलिटी
और रेगुलर अपडेट्स की गारंटी मानते हैं। सही है। हम यहाँ बस वो पॉइंट्स रख रहे हैं जिन पर यूजर्स सोचते हैं, बिल्कुल कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी था। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी रिसर्चर की लाइब्रेरी बहुत बहुत बड़ी है, 5000 या शायद 10,000 से भी ज्यादा रेफरेंस। क्या ऐसी हालत में कोई एक टूल स्पीड और ऑर्गेनाइजेशन के मामले में दूसरों से बेहतर है? पहले ऐसा माना जाता था कि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज के लिए एंड नोट ही बेस्ट है। अच्छा, शायद उसका आर्किटेक्चर शुरू से ही बड़े डेटाबेस को हैंडल करने के लिए बना था और आज भी वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ये भी कहना होगा कि ज़ोटेरो और मेंडली ने भी काफी इंप्रूव किया है इस मामले में। ज़ोटेरो खासकर उसका टैगिंग सिस्टम और फोल्डर्स का जो लचीलापन है, हाँ टैगिंग, उससे आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पीड तो काफी हद तक आपके कंप्यूटर पर भी निर्भर करती है, पर हाँ, अगर लाइब्रेरी वाकई बहुत ही विशाल है तो एंड नोट शायद थोड़ा सा स्मूथ फील हो सकता है, पर अब अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना पहले था। ठीक है, चलिए एक और कॉमन प्रॉब्लम पर बात करते हैं। किसी को अपनी यूनिवर्सिटी से एंड नोट फ्री मिल रहा है, हाँ, लेकिन उनको उसका इंटरफेस पसंद नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो क्या उनके लिए ज़ोटेरो या मेंडली पर स्विच करने का जो एफर्ट लगेगा, हाँ। नया सीखना, लाइब्रेरी ट्रांसफर करना, क्या वो वर्थ इट है? ये क्लासिक सवाल है। एक तरफ फ्री का पावरफुल टूल, दूसरी तरफ एक इंटरफेस जो रोज परेशान कर रहा है। हाँ देखिए, स्विच करने में मेहनत तो लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नया सिस्टम सीखना पड़ता है, लाइब्रेरीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जो कभी कभी 100% परफेक्ट नहीं होती। डेटा लॉस का डर। हाँ, थोड़ा बहुत, और अपनी राइटिंग की आदत बदलनी पड़ती है। लेकिन अगर एंड नोट का इंटरफेस सच में आपके काम को धीमा कर रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो स्विच करना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। कैसे? हो सकता है ज़ोटेरो की सादगी और वेब इंटीग्रेशन आपके वर्कफ्लो के लिए ज़्यादा फिट हो, या मेंडली का PDF एनोटेशन आपकी रिसर्च को आसान बना दे। ये एक पर्सनल फैसला है। आपको तोलना होगा कि नया सीखने में लगने वाला टाइम और एफर्ट क्या रोज के काम में मिलने वाली आसानी और खुशी से ज़्यादा है या कम। बिल्कुल सही। ये एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जो हर किसी को खुद करना होगा। तो अब इस सारी बातचीत के बाद क्या हम श्रोताओं को कुछ ठोस सिनारियो बेस्ड रेकमेंडेशंस दे सकते हैं? मतलब किसके लिए ज़ोटेरो बेस्ट बेट है, एंड नोट किसे चुनना चाहिए और आइडियल मेंडली यूजर कौन है? इस सब का निचोड़ क्या है? हाँ, बिल्कुल। कोशिश करते हैं कुछ क्लियर गाइडलाइंस देने की, जो हमने स्रोतों से समझा है उसके आधार पर। सबसे पहले ज़ोटेरो। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सिंप्लिसिटी, फ्री मतलब बिना पैसे वाला, और ओपन सोर्स को वैल्यू देते हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, खासकर ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज वाले, या जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। नए रिसर्चर्स जिनका बजट कम है, उनके लिए भी ये शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। सच कहूँ तो हमारी सलाह होगी कि नए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शुरू में ही ज़ोटेरो सीख लेना चाहिए। इससे बाद में करियर में रेफरेंस मैनेजमेंट का सिरदर्द काफ़ी कम हो सकता है। अच्छा पॉइंट है ये। और इसका टैगिंग सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप थोड़ा टाइम लगाएं तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बहुत पावरफुल हो सकता है। ठीक है, ज़ोटेरो क्लियर हुआ, अब एंड नोट। एंड नोट ये एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स, PhD स्टूडेंट्स या उन प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा सही है जिनकी रेफरेंस लाइब्रेरी बहुत बहुत बड़ी है, हज़ारों में, और जिन्हें साइटेशन स्टाइल्स पर बहुत फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए या एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट फीचर्स की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आपकी संस्था इसका लाइसेंस फ्री या हैवी डिस्काउंट पर दे रही है, तब तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है। हाँ, वो कीमत वाला पॉइंट। जी, और उनके लिए भी अच्छा है जो सालों से इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसके इकोसिस्टम के आदी हैं। ओके, और आखिर में मेंडली। ये उन रिसर्च टीम्स, लैब्स या इंडिविजुअल्स के लिए आइडियल है जिनका मेन फोकस कोलैबोरेशन और PDF फाइल्स का इंटेंसिव मैनेजमेंट है, मतलब एनोटेशन करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। अगर आपकी टीम रेगुलरली पेपर्स शेयर करती है, उन पर मिलकर नोट्स बनाती है, डिस्कस करती है, तो मेंडली के जो बिल्ट इन फीचर्स हैं वो काफ़ी काम आ सकते हैं। और हाँ, इसका इंटरफेस भी काफ़ी मॉडर्न है जो कुछ यूजर्स को अपील कर सकता है। ये बहुत क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ज़ोटेरो, मेंडली, एंड नोट तीनों अपनी अपनी जगह मजबूत खिलाड़ी हैं, पर उनकी ताकतें अलग अलग हैं। कोई एक सबके लिए बेस्ट जैसा बटन नहीं है। सही चुनाव आपकी पर्सनल रिसर्च हैबिट्स, आपके बजट, आपकी टीम की ज़रूरतें और आपकी संस्था क्या सुविधा दे रही है, इन सब पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम निचोड़ यही है। और इस चर्चा के आखिर में एक विचार जो इन स्रोतों के विश्लेषण से उभरता है और जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। अकादमिक सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये जो एक तरह की रस्साकशी चल रही है,
एक तरफ ज़ोटैरो जैसे ओपन सोर्स कम्युनिटी वाले मॉडल और दूसरी तरफ मेंडली, एल्सेवियर या एंडनोट, क्लैरिवेट जैसे बड़े कॉर्पोरेट वाले मॉडल। ये भविष्य में इन टूल्स के डेवलपमेंट, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी कीमतों और शायद यूजर के अपने डेटा पर कंट्रोल को कैसे अफेक्ट करेगी। ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक मॉडल दूसरे से बेहतर है या दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं जिनका रिसर्चर्स को खुद मूल्यांकन करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी। इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको अपनी रिसर्च यात्रा के लिए सही साथी यानी सही रेफरेंस मैनेजर चुनने में जरूर मदद मिलेगी।